मनोज को बहुत जोर से बुखार आ गया, जिसके कारण मनोज आज खेतों पर काम करने नहीं जा पाया। वैसे मनोज कभी अपने काम में पीछे नहीं हटता था, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो मनोज खेतों पर काम करने नहीं आ पाया। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी मनोज की छोटी बहन मुझे दिखी। मैंने उसे आवाज देकर बुलाया और कहा, आरती कहां जा रही हो तुम, और तुम्हारे भैया आज काम पर नहीं आए? तो आरती कहने लगी, कहीं नहीं, खेत में बैलों को चारा देने आई थी और भैया को आज बुखार है, जिसके कारण वो खेतों में नहीं आ सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोहर है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं। मेरे गांव में मेरा एक दोस्त मनोज है। हम दोनों दोस्त नहीं, बिल्कुल एक भाई की तरह रहते हैं, और गांव में हम दोनों को एक दोस्त की नहीं बल्कि एक भाई की हैसियत की नजर से देखते हैं। हम दोनों में बहुत ज्यादा दोस्ती है। मेरे माता पिता नहीं है और मनोज के माता पिता भी छोटे पर ही खत्म हो गए थे। तभी से मनोज और मेरी दोस्ती हुई। मनोज मेरी हर छोटे बड़े कामों में मदद करता था। मैं भी मनोज का साथ एक भाई की तरह देना चाहता था। मनोज की एक छोटी बहन आरती है, जिसे मनोज अपनी पलकों पर बिठा के रखता है। मनोज ने कभी भी आरती को उनके माता पिता की कमी महसूस होने नहीं दी, लेकिन गरीबी के चलते कभी कभी हमें भूखा भी सोना पड़ता था, लेकिन हमने कभी भी एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं की। मनोज को कभी कभी लगता था कि अब आरती शादी करने के लायक हो गई है, जिसके बारे में मनोज कभी कभी इसके बारे में सलाह भी मांगता था और कहता, मनोहर, अगर तेरी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताना। अब आरती के हाथ पीले करने हैं, और वैसे भी हमें तो हमेशा से ही इसी गरीबी में जीना है। कम से कम मैं अपनी बहन को तो सुख की रोटी खिला सकूं। मैंने मनोज से वादा किया कि हम दोनों भाई मिलकर आरती के लिए एक अच्छा सा रिश्ता करेंगे। मनोज के पास एक जोड़ी बैल है, जिनसे वह खेती की निराई गुड़ाई करता है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसने कभी इस चीज की मुझे कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन अब कुछ दिनों से मनोज खेतों में काम भी करने नहीं आता। मनोज कभी कभी ही दिखाई देने लगा। जब मैं उससे बात करने की कोशिश करना चाहता तो मुझे जवाब मिलता, मनोहर भाई, अब तो हमारी जिंदगी भी बस ऐसी ही बची है, कभी पानी का तालाब तो कभी कमी ही कमी है। मैं अक्सर मनोज की ऐसी बातों से डर जाता था, लेकिन एक दिन रात के करीब 9 बज रहे थे। आरती मेरे पास दौड़ती हुई आई और कहने लगी, मनोहर देखो ना, भैया को क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं बैठा खाना खाने जा रहा था। अमीन अपनी खाने से भरी थाली एक किनारे कर दी और नंगे पांव दौड़ते हुए मनोज के घर पहुंच गया। मैंने देखा मनोज चुपचाप बिस्तर पर लेटा था, लेकिन इसके हाथ पांव कांप रहे थे और उसे बहुत तेजी से बुखार था। गंभीर तबीयत को देखते हुए मैंने दौड़ते हुए गांव के वैद्य के पास पहुंचा और उनका दरवाजा खड़खड़ाने लगा। दरवाजे की आवाज सुनकर वैद्य साहब अंदर से ही खिड़की खोली और कहने लगे, कौन हो साहब, और दरवाजा क्यों पीट रहे हो? मैंने कहा, वैद्य जी, मैं मनोहर। देखो, आज मनोज की तबीयत बहुत खराब है, आपको अभी चलना पड़ेगा। मेरी ऐसी बातें सुनकर वैद्य जी हंसने लगे और कहने लगे, आ गए मुंह उठाकर, वैद्य जी चलो। अरे भाई, दवाई में खर्चा आता है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ है भी? क्या दोगे मुझे? अगर मेरी दवाई से मनोज ठीक भी हो गया तो तुम मुझे क्या दे दोगे? वैद्य जी की ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा था, लेकिन मैं वैद्य जी के पांवों पर बैठ गया और उनको साथ जाने के लिए मानने लगा और कहने लगा, वैद्य जी, अगर आपने मेरे दोस्त को बचा लिया तो मैं आपको आपने सारे पैसे दे दूंगा। बस आप मेरे दोस्त को एक बार बचा लीजिए। समय धीरे धीरे निकला जा रहा था, मौसम भी खराब हो रहा था, मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने कैसे भी करके वैद्य जी को मना लिया और मनोज के घर लेकर पहुंच गया। मनोज की हालत देखकर वैद्य जी ने कुछ दवाई अपने झोले में देखने लगे और दवाई निकालकर मनोज को खिलाने को दे दी। अब तो मनोज की तबीयत ठीक होते हुए नजर आ रही थी। मैंने वैद्य जी के एक एक पैसे का हिसाब किताब कर दिया और उनके घर उनको छोड़ने गया। लेकिन जब मैं वापस लौटा तो मेरे सामने का मंजर देखकर मेरी पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आरती अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी और कह रही थी, भैया, आप मुझे कहां छोड़कर चले गए? अब आपकी बहन आपके बिना कैसे रहेगी? आरती की आंखों में आंसुओं देखकर मैं भी रोने लगा और फूट फूट कर मेरे दिल मनोज को पुकारने लगा। लेकिन अब शायद मनोज हमसे बहुत दूर जा चुका था, जिससे वो हमारी बातों को सुन भी नहीं पा रहा था। कुछ ही क्षणों में मनोज का हमसे अचानक से दूर जाना सहन नहीं हुआ, जिसके कारण आरती चुप चुप सी रहने लगी। आरती अपने मनोज भाई से बहुत प्यार करती थी। आखिर आरती मनोज की इकलौती बहन थी।
मनोज के जाने के बाद हम लोगों ने मनोज का अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से किया, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, या यूं कह लो कि जैसा आरती चाहती थी हम लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। सखी, मेरा भी कोई दोस्त था तो वो केवल आरती का भाई मनोज ही था। मनोज के जाने के बाद आरती अब हमारे साथ ही रहने लगी। आरती ने अपनी सारी जिम्मेदारियां उठा ली। आरती के खेतों का काम भी अब मैं ही देखने लगा, या फिर यूं कह लो कि अब आरती के खेत भी हमें ही देखना पड़ता था, क्योंकि आरती कहां तक कुछ संभालती। लेकिन गांव के लोगों से अब यह देखा नहीं जा रहा था। उन लोगों ने हमारे बीच बहुत सी बाधाएं डाली और फूट डाली, जिससे हम लोग अलग हो जाए। मुझे आरती की जमीन से या उसकी किसी भी संपत्ति से कोई भी लालच नहीं था। मैंने आरती से पहले ही बोल दिया था कि तुम्हारा जब भी मां हो तुम मुझे बोल देना, मैं तुम्हें और तुम्हारे खेतों से हट जाऊंगा। तुम किसी भी प्रकार से कोई भी निर्णय ले सकती हो। लेकिन मेरे मन में कोई लालच न होने की वजह भी आरती जानती थी, जिसके चलते लोगों के भड़काने पर भी आरती का और हमारा साथ हमेशा रह सका। एक दिन मैं खेतों में काम कर रहा था तो आरती खेतों में खाना लेकर पहुंच गई। मैंने आरती को मना किया था कि तुम्हें कोई भी काम नहीं करना है, लेकिन वो एक भी बात नहीं सुनती है और हम लोगों ने मिलकर खाना खाया। हमारा इस दुनिया में अब कोई नहीं था, बस हम दोनों ही एक दूसरे के साथ थे। लोगों ने गांव में हमारा मजाक उड़ाने लगे थे। हम दोनों खेत में बैठे खाना खा रहे थे। तभी आरती मुझे बोल उठी, मनोहर, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ को नहीं, कहो ना। आरती कहने लगी, मनोहर, हम अपने हालातों से कब तक भागेंगे? और गांव वाले बहुत बातें बनाते हैं, कितनी अफवाहें उड़ रही हैं, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। लेकिन तुम क्या चाहते हो मुझे नहीं पता। मैं थोड़ी देर कुछ सोचता रहा और फिर कहने लगा, आरती, तुम सही कहाँ रही हो। वैसे भी हम साथ रहते हैं और तुम हम एक हो जाए तो किसी के पास कोई सवाल नहीं रहेगा कुछ पूछने के लिए। सही समय और सही निर्णय ही हमारे अपने जीवन को बदल सकता है। हम लोग बस एक खुशहाल जीवन बिताना चाहते थे और एक परिवार होना चाहते थे। सही समय देखकर हम लोगों ने अग्नि के साथ, फेरों के साथ, मैंने आरती को अपनी पत्नी बना लिया और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब हमें लगता था कि भगवान ने हमारी झोली में ढेर सारी खुशियां डालने वाले थे। हमारे जीवन का बदलता हुआ रूप हमें साफ साफ नजर आ रहा था। कभी खुशियां तो कभी गम, ये सब हम लोगों ने साथ रहकर जीना सीख लिया था। धीरे धीरे दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए। एक दिन अचानक से आरती के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उस दिन मैं खेतों में काम कर रहा था। तभी मेरे घर के पड़ोस का लड़का दौड़ते हुए मेरे खेतों में आया और बैठकर जोर जोर से हाँफने लगा। तो मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ? तुम इतने जोरों से हाँफते हुए क्यों आ रहे हो? सब ठीक तो है ना? वो लड़का मुझे प्यार से भैया कहता था। कहने लगा, भैया, आरती भाभी की तबीयत बहुत खराब है, उन्होंने आपको बुलाने के लिए कहा है। मैं आरती से बहुत प्यार करता था और मेरा उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैंने हल खेत में हो छोड़ दिया और बैलों को पेड़ की जड़ से बंध दिया और दौड़ते हुए घर आया। मैंने देखा तो आरती दर्द के मारे तड़प रही थी। पड़ोस को चाची आरती के पेट में तेल से मालिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। चाची ने हकीम जी को बुलाने को कहा तो मैं दौड़ते हुए हकीम जी के पास पहुंच गया और जल्दी से उनको साथ लेकर घर पर आ गया। हकीम जी ने आरती को चेक किया और दवाई दी, जिसके थोड़ी देर बाद आरती का दर्द बंद हो गया। हकीम जी ने मुझे बाहर बुलाया और बताया कि मेरी बीवी पेट से है, लेकिन एक समस्या है। मैंने पूछा, क्या हकीम जी? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी बीवी पेट से है। दर्द इसलिए नहीं हो रहा था, बल्कि दर्द इसलिए हो रहा था क्योंकि तुम्हारी बीवी के गुर्दे में पथरी है जो दर्द कर रही थी। इसलिए मैं तुम्हें कुछ दवाई लिख कर दे रहा हूं, शहर से ये दवाई मंगवा लेना। मैंने हकीम जी से उनकी फीस के 50 रुपए दे दिए और फिर वे अपने घर चले गए। मुझे आरती की दवाई का पर्चा तो मिल गया, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं आरती की दवाई शहर से मंगवा सकता। मैंने दवाई का पर्चा अपने पजामे के जेब में रख लिया और फिर से खेत जोतने चला गया। सरपंच जी का खेत जोत कर मैं शाम को सरपंच जी के घर पर पहुंच गया। सरपंच जी के खेत जुताई के 200 रुपए बने थे जो उन्होंने मुझे दे दिए। मैं पैसे पाकर बहुत खुश था और मन ही मन में सोच रहा था कि
कल सुबह मैं इन्हीं पैसों से आरती के लिए शहर से दवाई ले आऊंगा। मैं अपने घर पहुंच गया और दिन भर का थका लटा खाना खाकर चारपाई पर लेटा ही था कि तुरंत नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह चिड़ियों की चहचहाने की आवाज से मेरी आंखें खुल गईं। सूरज सिर पर था तो मैं उठकर कुल्ला करने लगा और चाय पीकर खेतों को तरफ निकल गया। खेत से वापस आकर मैंने खाना खाया और शहर की तरफ आरती की दवाई लेने पहुंच गया। जब मैं दोपहर के 2 बजे दवाई लेकर घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे घर के दरवाजे पर बहुत भीड़ लगी थी। तभी पड़ोस की चाची ने बताया कि मनोहर, तू बाप बन गया है, तेरे घर में साक्षात लक्ष्मी माता ने जन्म लिया है। चाची की बातों को सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं बस अब आरती से मिलना चाहता था और अपनी बेटी का मुंह देखना चाहता था। जब मैं अंदर गया तो देखा आरती बेड पर लेटी है और मेरी बेटी गुड़िया पड़ोस आरती के पड़ोस में लेटी खेल रही है। मैंने प्यारी गुड़िया का नाम लक्ष्मी रखा। सच तो यही है कि लक्ष्मी के जन्म लेने से हमारे घर की सारी समस्याएं खत्म हो गईं और अब हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।